गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशु शुक्ला। आज हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे। बिहेवियरिस्ट और मतलब साइकोलॉजी जो हम स्टडी करते हैं, ये बिहेवियर को कैसे डिफाइन करता है एज अ साइंस, ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम इसके अंडर में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक। और ये स्कूल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एजुकेशन में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी भी हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। होता क्या है, व्हाट इज स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी? अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैविंग सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यूज एंड मेकिंग सिमिलर अप्रोचेज टू स्टडी द ह्यूमन माइंड और बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन माइंड के फंक्शन को, स्ट्रक्चर को स्टडी करना और उससे रिलेटेड पोस्टुलेट्स बनाना, प्रिंसिपल्स देना, और इनका कैटेगराइजेशन ही स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में डिस्कस किया गया है और उसी की हम बात करेंगे। देयर आर सेवरल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड ईच हैज़ डेवलप्ड some systems of ideas which not only influenced the development of various trends and approaches for the study of behavior but also affected the process and product of the education। ठीक है, ये जो स्कूल्स हैं ये पर्टिकुलर किसी ट्रेंड पे बेस्ड नहीं है, ये इनके अपने कॉन्सेप्ट हैं और ये एजुकेशन को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं, फील्ड ऑफ एजुकेशन को इन द साइकोलॉजिकल मैनर। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। मेन हमारे 5 हैं: स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। 5 टाइप के हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं। ठीक है, और 2 और हैं, एक हमारा है आपका कॉग्निटिज्म और दूसरा है ह्यूमनिटिज्म। ठीक है, तो दोनों कुछ कुछ मिलते जुलते हैं साइको एनालिसिस से, तो उनको हम सब पार्ट कह सकते हैं साइको एनालिसिस का। और कॉग्निटिज्म और ह्यूमनिज्म के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जरूर बीएड में पढ़ा होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चरलिज्म से। व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म को जो फादर ऑफ साइकोलॉजी थे विलियम वुंड, ठीक है, जिनको हम फाउंडर भी बोलते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। विलियम वुंड अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट वाज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी क्या बोलते हैं? इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित की थी, वो कहाँ पे? यूएस में। स्ट्रक्चरलिज्म एम्फेसिस the systematic study of mind through the analysis of its component and structure by adapting introspection as the main technique। The important trends of स्ट्रक्चरलिज्म आर फॉलोज। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है हम माइंड के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, बैक साइड माइंड, राइट साइड माइंड, लेफ्ट साइड माइंड, इनके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग हम स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम प्रिंसिपल्स और पोस्टुलेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या है ये जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिस्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इज टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड the structure of human mind by analyzing mental experience and discovering the various elements and the manner in which they are compounded। ठीक है, तो हमारे माइंड के जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और पार्ट्स हैं, उनका एनालिसिस एक्सपीरियंस के थ्रू करना और उसी का इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू एनालिसिस करना ही स्ट्रक्चरलिज्म इसकी बात करते हैं। द माइंड इज द सम ऑफ टोटल वेरियस मेंटल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हमारे माइंड में कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं का सम होता है, जैसे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, पेन्स, जॉय, सॉरो एटसेट्रा। एंड द कॉन्शियसनेस इज द सम ऑफ टोटल मेंटल एक्सपीरियंसेस एट अ गिवन टाइम। ठीक है, और जो कॉन्शियसनेस के थ्रू हम मेंटल एक्सपीरियंसेस शो करते हैं वो भी स्ट्रक्चरलिज्म का ही एक पार्ट है। ठीक, देयर आर नो कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी but they are parallel to each other in a such a way that for every event in consciousness there is a corresponding event in the body। ठीक है, जैसे अगर हम हमारे बॉडी में कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके लिए माइंड हमारा जिम्मेदार रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस होगा, आपके माइंड में ये बात आई होगी, मैसेज गया होगा ब्रेन से आपकी बॉडी को कि हाँ अभी अभी हमें हमारा क्लास है, स्टडी करना है, और आप फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो। और मेरा ये है कि अपनी बात को मैं कितना अच्छा एक्सप्लेन करके कितने ज़्यादा इजी वर्ड्स में आप तक पहुँचाऊँ, जिससे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हो। ठीक, तो स्ट्रक्चरलिज्म जैसा क्लियर है बाई वर्ड कि ये किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल के स्ट्रक्चर्स की बात करता है, कि मतलब उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करें, देन आफ्टर उसके एक होल पार्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है। और फादर कौन थे इसके? विलियम वुड। ठीक, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सब फर्स्ट टाइम बात साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी
इस्टेब्लिश की थी यूएस में। ठीक, अब इसका एजुकेशन के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है इसको देखते हैं भाई। स्ट्रक्चरलिज्म emphasized द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द लर्नर अंडर कंट्रोल लर्निंग कंडीशन। ठीक है, कंट्रोल लर्निंग कंडीशन रहती है, उसके अंडर में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को और बिहेवियर को हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम पॉस्टुलेट्स और प्रिंसिपल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज़ द सम ऑफ वेरियस मेंटल एबिलिटीज़, जो हम चेतना में शो करते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू, और हम जो कुछ भी बॉडी के थ्रू शो करते हैं वो टोटल हमारी मेंटल एबिलिटीज़ का सम होता है, ऐसा स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम किस मेथड के थ्रू यूज़ करते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट मेथड फॉर स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर। एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? मतलब सेल्फ का ही एग्जामिनेशन। ठीक है, अपना इंट्रो मतलब अंदर का, इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल। ठीक, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एग्जामिनेशन कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन को। ठीक, इट इनिशिएटेड द स्पिरिट ऑफ साइंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहीं से फील्ड ऑफ एजुकेशन में साइंस और एक्सपेरिमेंटेशन की बात स्टार्ट हुई। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म वाज ओरिजिनेटेड एज अ रिएक्शन टू स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक, जब इस स्ट्रक्चरलिज्म चल रहा था तो इसी के रिएक्शन के रूप में हमारा क्या आया? फंक्शनलिज्म आया। ठीक है, अब फंक्शनलिज्म was originated as an reaction to स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने इसको स्टार्ट किया, द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। फंक्शनलिज्म स्टडीज माइंड एज इट्स फंक्शन टू अडाप्टिंग द इंडिविजुअल टू द इन्वायरमेंट। ठीक, द फंडामेंटल टेनेंट्स ऑफ फंक्शनलिज्म आर फॉलोज। देखिए, अभी स्ट्रक्चरलिज्म जो हम बात कर रहे थे उसमें क्या था कि वो माइंड के स्ट्रक्चर की बात करता है कि ये है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है। ठीक, यहाँ पे माइंड के स्ट्रक्चर की बात ना करके हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई आपके पास खिलौना है, उसके स्ट्रक्चर को हम आपको बता देंगे ये है, ये इसका मूविंग पार्ट है, ये इसका रनिंग पार्ट है, एंड सो ऑन। ठीक, और उसका काम कैसे करता है ये ना बताएं तो आप उसका यूज़ समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। सेम इसी तरह। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म द मेन एम ऑफ साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट फॉर एंड व्हाट ऑफ मेंटल प्रोसेस। मतलब मेंटल प्रोसेस जो कुछ भी हो रहा वो किसके लिए हो रहा है और किसका हो रहा है। ठीक, किसके लिए और किसका हो रहा है। इट इज़ कंसर्न विद द नेचर ऑफ फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेस विच इम्फेसिस हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। ठीक है, ये इस पे जोड़ देता है कि ये जो कार्यक्रम सारा हो रहा है मेंटल प्रोसेस, ठीक है, हमारे माइंड में सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर सो आउट हो रहा है, वो क्यों और कैसे हो रहा है, इसकी बात करता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म कंसिडर्स माइंड टू बी recent development still in an evolutionary phase, the function of which is to add man's adjustment to the his environment। ठीक है, मतलब मैं आदमी माइंड फंक्शन के थ्रू अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास, अपने सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करता है इसकी बात करता है। और ये इवोल्यूशनरी फेज में अभी इसमें हम और बेटर कर सकते हैं, और कुछ बहुत कुछ जानना है हमको। और फंक्शनलिज्म के और जो हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो जैसे जॉन डीवी का आपने नाम सुना होगा, जेम्स रोल्ड एंजल का नाम सुना होगा, हॉल का नाम सुना होगा, कैटल का नाम सुना होगा, ये सारे और अदर्स फंक्शनलिज्म के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, अब बात करते हैं इसका एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, फंक्शनलिज्म रिवॉल्यूशनलाइज द करिकुलम बाय रिप्लेसिंग थ्योरेटिकल ओवरलोडेड करिकुलम बाय प्रैक्टिकल अप्रोचेस। ठीक है, वही बात कि क्या क्या पढ़ना है हमें, ये तो जानना ही जानना है, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, उसका यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कि वाकई में ये क्या जो बातें हम प्रिंसिपल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं वो क्या एप्लीकेबल हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है इन कम्पेयर टू कि क्या क्या होता है ये जानने के। ठीक है, अगर हम उसके प्रिंसिपल का एप्लीकेशन पार्ट जानते हैं तो ज़्यादा बेटर है होगा। ठीक है, स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड दियर सोल्यूशन इज एम्फेसिस्ड ऑन फंक्शनलिज्म। ठीक है, हमारे जो कई सारी प्रॉब्लम होती हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की या ग्रुप की, तो उनका सॉल्यूशन फंक्शनलिज्म में, उनके सॉल्यूशन पे जोड़ देता है कौन? फंक्शनलिज्म। ठीक है, इस सिद्धांतवादी इस प्रिंसिपल ऐसे काम करिए, ये हो सकता है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड करना है, इस पर बात करता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म गिव utmost importance to learning by doing।
and developed activity oriented methods like project method और teaching and learning। ठीक है, ये वर्किंग प्रोसेस पे फोकस करता है, जैसा अभी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन फाइंड आउट पे बात करता है कि ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, ओरिएंटेशन मेथड, इन सब मेथडों के थ्रू हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की बात करता है। ठीक, फंक्शनलिज्म गिव बर्थ टू यूलिट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। Only those subjects should be included in the curriculum which have practical utility and usefulness in the society। ठीक, फंक्शनलिज्म इस बात की बात करता है कि यूटिलिटी क्या है, यूजेबिलिटी क्या है। ठीक है, और ये कहता है कि करिकुलम में वही सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होने चाहिए, उन्हीं सब्जेक्ट्स को हमें लेना चाहिए जिनका प्रैक्टिकल यूज़ हो और यूज सोसाइटी के लिए वो यूज़फुल हो। ठीक, ये बात हुई हमारी फंक्शनलिज्म की। अब बात आती है बिहेवियरिज्म की। जब स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म सॉरी स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की बात हुई और इनके पॉस्टुलेट्स, इनके प्रिंसिपल्स पूरी तरह से सही से मतलब सोसाइटी पे नहीं सेट हो रहे थे, तो बात आई जर्मनी में सेम टाइम पे ही एक और नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ, दैट इज़ नोन एज बिहेवियरिज्म। ठीक, और इसके स्टार्टर कौन थे, फाउंडर कौन थे? जे बी वॉटसन, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियर स्कूल विच केम टू एग्जिस्टेंस एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के विरोध के स्वरूप में ये बिहेवियरिज्म स्टार्ट हुआ। ठीक, द नोटेबल साइकोलॉजिस्ट इन दिस स्कूल इज स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव एटसेट्रा। ठीक, ये लोग बिहेवियरिज्म के समर्थक थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, साइकोलॉजी इज प्योरली एक्सपेरिमेंटेड ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंसेज, the object of which to elaborate, control and predict behavior। The fundamental tenets ऑफ दीज स्कूल्स आर एज फॉलोज। मतलब बिहेवियरिज्म बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन की बात करता है और उसी के बेसिस पे प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बनाता है। ठीक है, और जैसे आपने ये क्या देखा था, ये स्किनर का आपने देखा था कि उन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बिहेवियर को रीड आउट किया था, स्टडी किया था। ठीक है, एज अ स्कूल ऑफ थॉट behaviorism focuses its attention totally on the overt and observable behavior that can be measured scientifically। हमारे उस व्यवहार और बिहेवियर की को स्टडी करता है जो जिसको हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर सकें और मेज़र कर सकें। ठीक है, जैसे स्किनर ने अपने कैट पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। ठीक, बिहेवियरिज्म स्टेट्स दैट बिहेवियर इज मेरली एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू हिज इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। ठीक, हमारे आसपास जो जो कुछ भी है उसके प्रति हम क्या बिहेवियर शो आउट करते हैं, यही बिहेवियरिज्म है। ठीक, इट इज़ गाइडेड बाय सेंसेस एंड इट कैन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जैसा हम स्टिमुलस देंगे वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत बिहेवियरिज्म के थ्रू ही आया है और आप लोगों ने बीएड में पढ़ा भी होगा इसको। ठीक है, दे मेंटेन दैट environmental focuses are more important in behavior and shaping the personality of an individual। It further points out that all behavior is learned in terms of its interaction with the environment। ठीक है, जो कुछ भी बिहेवियर में जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं वो सब किसके थ्रू आता है? इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं इसका कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन की फील्ड में। बिहेवियरिज्म गिव न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इट इंडिविजुअलाइज्ड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इन्वॉल्विंग टीचिंग मशीन्स एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स की बात हुई और आईसीटी का यूजबिलिटी स्टार्ट हुई। ठीक, मशीन्स के थ्रू, मशीन्स और सीएआई के थ्रू लर्निंग की बात की गई, टीचिंग लर्निंग को बढ़ावा देने की बात की गई। बिहेवियरिज्म रिप्लेस्ड पनिशमेंट्स एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस बाय रिवॉर्ड्स एंड रीइंफोर्समेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम। ओके, ठीक, techniques of shaping behavior and behavior modification programs advocated by behaviorists has contributed a lot in dealing with backward and maladjusted children in the classroom। ठीक है, इन जो इसके थ्रू जो टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स स्टार्ट हुए उनको मतलब जो बच्चे पढ़ने में नहीं अच्छे, टीचिंग जिनका टीचिंग और लर्निंग अच्छा नहीं है, उनको मोटिवेट करने में, उनको इन्हेंस करने में और उनको उन पे एम्फेसिस करने पे जोर देता है कि हाँ वो भी पढ़ें सीखें और आगे बढ़ें। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, दैट इज स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक, जिसको कह सकते हैं साइको एनालिस्ट। Psychoanalysis is a system of psychology is associated with the name of Sigmund Freud, who studied study of human behavior through the analysis of unconscious mental process by using the free association and
ड्रीम एनालिसिस। द फंडामेंटल टीनेट्स ऑफ दिस स्कूल्स आर फॉलोज। ठीक है, तो जो सिगमंड फ्रायड थे इन्होंने साइको एनालिसिस की बात की थी और इन्होंने जो अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ माइंड है उसकी उसकी स्टडी की बात की। ठीक है, जैसे हिप्नोसिस मेथड होता है। ठीक है, साइकोलॉजी में एक मेथड होता है हिप्नोसिस मेथड, इसके थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टडी किसकी जाती है? अनकॉन्शियस माइंड की। ठीक, ह्यूमन माइंड हैज़ थ्री पार्ट्स, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस लेवल डील्स विद आवर अवेयरनेस लेवल एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड डील्स विद द that part of mind can regain the memories at any time and unconscious part of mind deals with suppressed feelings of one's life। ठीक है, जो हमारी किसी भी पर्टिकुलर की इंडिविजुअल की जो सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं उनके बारे में बात करता है कौन? साइको एनालिसिस। और ये इस पे ही ये अपनी स्टडी की थी इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने। साइको एनालिसिस गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। Human behavior is generally influenced by forces operating in the unconscious human behavior is generally influenced by forces operating in the unconscious layer and therefore exploration of unconscious mind is required for the meaningful study of behavior. Psychoanalysis points out three aspects of mind which determines our personality. They are id, ego and superego. The superego and id are in a continual conflicts and ego stand as a mediator between these forces of mind। मतलब साइकोएनालिसिस में थ्री स्टेप्स की बात की गई कि मतलब जैसे एक पहला था कि इड, दूसरा था ईगो और दूसरा था थर्ड वन था सुपर ईगो। तो इड जो था हमारा अनकॉन्शियस माइंड की बात करता है। ठीक है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने खुशी की बात होती है, जो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ अभी हमने क्या बात की कि सप्रेस फीलिंग्स। ठीक है, तो सप्रेस फीलिंग्स हमारी वही तो जो हमको अच्छा लगता है, हमें करने का मन करता है लेकिन हम कर नहीं पाते। ठीक है, या करना ही चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर छोटा बच्चा है तो उसको क्या है कि हाँ हम खुश रहें, हमें टाइम पे खाना मिल जाए बस। ठीक, तो वो वहाँ पे ईड की बात हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी देखता है। ठीक, अब जब ईगो की बात करते हैं कि नहीं, ये वो ये होती है कि हाँ दोनों का मतलब अपना भी काम हो और औरों का भी काम भला हो। ठीक है, एक ये रियलिटी की बात करता है, आइडियल सिचुएशंस की बात करता है। सुपर ईगो में क्या होता है कि बैलेंस पर्सनालिटी होता है। ये क्या कर लेकर चलता है? ईगो और इड दोनों को बैलेंस बना के चलता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लीजिए आपके पास फरारी कार है। ठीक है, हाई रेसर कार है आपके पास, और तो अगर आप इड के अंडर में हम बात करें तो आपको मन करेगा कि हम फुल स्पीड में चलाएं। ठीक है, बट ईगो क्या बोलेगा कि नहीं, मतलब जैसा ट्रैफिक रहे, जैसा रोड रहे, जैसा रास्ता रहे, उसी के अकॉर्डिंग हम गाड़ी चलाएं अपनी, स्लो और धीमी। ठीक है, और सुपर ईगो क्या बात करेगा कि नहीं, हम क्या करें कि अब जैसे जैसी सुविधा हो वैसे चलाएं। ठीक, मतलब ये हुआ कि इड क्या करेगा कि नहीं, हमें हमारी रेसर कार है तो हम रेसिंग में चलाएंगे, फुल स्पीड में चलाएंगे, हमें इससे मतलब नहीं किसी को क्या अच्छा लगा किसी को बुरा लग रहा है, नो मैटर्स। ठीक है, ईगो क्या करेगा कि नहीं ऐसे चलाओ कि लोगों को गड़बड़ भी ना हो और काम भी चल जाए। ठीक है, रियल सिचुएशन पे बात करें। सुपर ईगो क्या करेगा कि दोनों को बैलेंस लेके चलेगा। ठीक है, कि मतलब आराम से भी चलेगा और जैसे उसको मौका मिलेगा वो फुल स्पीड में भी चलाएगा। ठीक, ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी वाइल अडेप्टिंग टू रियल फिजिकल and social world is radically altered but the core of personality remains what is laid down in the childhood। मतलब ये है इनका कहने का मतलब कि जो हमारा जो चाइल्डहुड में जैसा भी एक्सपीरियंस रहता है उसी पे हमारा टोटल आगे का बिहेवियर शो आउट होता है। ठीक है, यानी ह्यूमन बिहेवियर के लिए चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, अब इसका एजुकेशन के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी बात करेंगे हम। फ्रॉइड discovered the unconscious motivation which plays an important रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने अनकॉन्शियस मोटिवेशन की बात की थी फ्रायड ने, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत अहम रोल प्ले करता है। साइको एनालिसिस पॉइंट्स आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका उन पे जोड़ देता है कि उसके थ्रू हम लर्निंग क्या कैसे करते हैं। इस पर साइको एनालिसिस
एम्फेसिस करते हैं, जोड़ देते हैं। इट स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर बल देता है कि हाँ उनकी भी इंपॉर्टेंस है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन। टीचर एंड पेरेंट्स शुड गिव चिल्ड्रन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ, ठीक है। इट थ्रोज लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ मेल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है। क्यों किसी कोई बच्चा गलत रास्ते पे जाता है, गलत संगति में जाता है, इस पे भी लाइट डालता है साइको एनालिसिस। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जिसकी बात करते हैं हम, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। द सिस्टम ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज बॉर्न इन जर्मनी। जब सारा सारा कुछ ये सब चल रहा था यूएसए में, ठीक उसी टाइम पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आती है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है, अगर इंग्लिश मीनिंग, गेस्टाल्ट हमारा जर्मनी वर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है होल, ठीक है। The system of Gestalt psychology was born in Germany and it was forwarded by Max Wertheimer. Gestalt psychologists emphasize that importance of the role of configuration or origination in the perceptual field and highlight the role of insight and अंडरस्टैंडिंग इन लर्निंग। द फंडामेंटल टेनेंट्स ऑफ दीज स्कूल्स आर एज फॉलोज। देखिए क्या बात है गेस्टाल्ट की, जैसे मान लीजिए आपके मतलब बच्चों को अगर कुछ सिखाना है तो हमें उनको पूरी पूरी चीज़ दिखानी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपके सामने ये दो पेपर लिए हूँ, ठीक है। तो अब आप कहोगे क्वेश्चन पेपर है कि ये लर्निंग पेपर है कुछ, या फिर किसी बुक का पेज लेके मैं बैठा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, या कुछ और है, ठीक। तो ये हम ऐसे बता नहीं सकते ये क्वेश्चन पेपर है क्या है क्या नहीं, ठीक। अभी मैं क्लास में अगर इसको लेके आता हूँ तो आपके से तो हो सकता है ये सरप्राइज टेस्ट हो जाए, या हो सकता है ये कुछ स्पेशल नोट पॉइंट आउट करके लेके आए वो हमें बताएं, ठीक। तो हम अगर पार्ट्स बताते हैं किसी चीज़ को तो वो नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा खिलौना जिसके हम पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स को लेके जाएं, तो हम नहीं बता सकते ये कौन सा टॉय है, कौन सा खिलौना है। लेकिन उसको पहले एक बार हम होल दिखा दें किसी स्टूडेंट को, ठीक, उसके बाद उसके पार्ट्स अलग अलग करके दिखाएं, तो बच्चा इंडिविजुअल जो लर्नर होगा वो कोशिश करेगा कि हाँ जैसा वो पहले था टॉय, जिस उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, जो होल फॉर्म थी, उस तरह बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या है, पिनन क्या है, इसको हम देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज दैट इट इज़ द होल विच डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है। वही बात कि ये होल है जो बिहेवियर को शो आउट करता है, ठीक। पार्ट्स की बात नहीं हो सकती इसमें। पार्ट्स में तो हम कुछ भी बता सकते। अब जैसे मान लीजिए हम बताएं नाक दिखाएं, कान दिखाएं, हाथ दिखाएं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये तो बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब एक साथ में आपको पूरा चेहरा दिखा दूँ तो आप बता दो कि हाँ ये मैं ही हूँ, ये टीचर है, या ये स्टूडेंट है, या ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। An individual perceives the things as whole, not as mere collections of its constituent or elements, ठीक है। तो कोई भी अगर होता है तो वो किसी भी चीज़ को होल में ही ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट करता है इन द प्लेस ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स। अ लर्निंग सिचुएशन इज मोर देन द एलिमेंट्स ऑफ विच इट पार्ट इज कम्पोज। जैसे मान लीजिए कोई लर्निंग सिचुएशन, तो जब तक उसका हम सब कुछ नहीं बताएंगे सब कुछ, मतलब से मेरा यहाँ मीनिंग ये है कि उसका यूजबिलिटी क्या है, उसका स्टेप्स क्या है, ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं बताएंगे, ठीक है, तो उसकी तरफ लर्नर का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, वो सीखना नहीं चाहेगा। बट अगर उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, यूजबिलिटी, सोशल यूजबिलिटी सब कुछ बताएंगे तो लर्नर ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ इसको हम अभी जो सीख रहे हैं ये प्रोसेस, ये हम वहाँ पे आगे अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन देखते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एम्फेसिस्ड the importance of presenting the subject matter as a whole in the class, so as to make learning more meaningful, ठीक। मीनिंग लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या बोलता है ये हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कि ये होल की बात करता है, एक ना कि टुकड़ों की बात करता है, पार्ट्स की बात नहीं करता है, ठीक है। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स हैव finds its application in the construction